ठीक है, देखो यहाँ पे a dietitian wishes to mix two types of foods. A dietitian wishes to mix two types of foods in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. Food 1 contains 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C. Food 2 contains 1 unit per kg of vitamin A, 2 units per kg of vitamin C. It costs rupees 50 per kg to purchase food 1 and 70 per kg to purchase food 2. Formulate this problem as linear programming problem to minimize the cost of the mixture. ठीक है, अब मैं एक एक करके इसको फ्रेम करने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके अंदर में हम देखें कि कैसे हम लोग इनइक्वालिटी वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो फूड 1 फूड 2 के कंटेंट का अगर मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचूं तो मैं एक बार ये चार्ट कुछ बनाना चाहता हूँ। देखो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। फूड 1 फूड 2, ठीक है, और यहाँ पे इसमें है विटामिन ए और विटामिन सी, ठीक है। फूड 1 में क्या कोई स्टूडेंट मेरे को बता सकता है कि विटामिन ए का कंटेंट कितना है, विटामिन सी का कंटेंट कितना है? तेजी से स्क्रीन देख के बता दो फटाफट। 2 और 1। 2 और 1 सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज एकदम एनर्जेटिक फील होना चाहिए हम लोग को। फूड 1 में है विटामिन ए 2 यूनिट्स, विटामिन सी है 1 यूनिट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट अब बताओ मेरे को फूड 2 में कैसा है कंटेंट? 1 और 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। क्या कोई स्टूडेंट सवाल पढ़ के ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकता है? ट्राई करो। आपको क्या करना है? कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालना है, वो भी कैसा? मिनिमम 50x + 70y। 50x + 70y। जहाँ पे x और y का क्या मीनिंग होगा बेटा? अमाउंट ऑफ फूड ए और बी। यस यस वेरी गुड। अमाउंट ऑफ फूड तो नहीं ना, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स वैसा कुछ बोल देंगे हम लोग, ठीक है। और फूड ए और बी नहीं, फूड 1 फूड 2। ऑलराइट, मैं पूरा फुल स्टेटमेंट लिखता हूँ। लेट x बी द अमाउंट ऑफ फूड 1, F1 लिख रहा हूं मैं, एंड y बी द अमाउंट ऑफ F2। क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ? फटाफट बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो z अपने सवाल के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? z अपने सवाल के हिसाब से होना चाहिए शायद कि 70x प्लस नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने, 50x, क्योंकि आप देखो 50 पर केजी फूड 1 है और 70 पर केजी फूड 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये होगा 50x + 70y। क्या ये सबको आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड गुड। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा बताओ। सर इसमें हम लोग विटामिन ए का केजीस ले लेना। विटामिन ए का पर यूनिट केजी को x ले लेना। नहीं बेटा, हम लोग फूड 1 के पर यूनिट केजी को हम लोग x लेना। फूड 1 विटामिन ए नहीं। फूड 1 और फूड 2 दो टाइप का फूड अवेलेबल है। जिन दोनों फूड को हम लोग मिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, और मिक्स करने पे हम लोग को कुछ एक मतलब कि विटामिन ए विटामिन सी का रिक्वायरमेंट है। एकदम ध्यान से सुनना प्रिया बेटा, ठीक है। हम लोग फूड 1 के क्वांटिटी को ले रहे हैं x, फूड 2 के क्वांटिटी को ले रहे हैं y, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन सी जो है वो फूड 1 के अंदर आएगा। हम लोग डायरेक्टली विटामिन ए को x और y नहीं ले सकते हैं आप। ओके प्रिया, समझ में आया आपको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब खुद को म्यूट कर लो आप। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से जब ये सब मैंने ले लिया तो x और y जो है वो हम लोग के हिसाब से क्या होगा? x और y हम लोग के हिसाब से ये होगा कि डिसीजन वेरिएबल। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पक्का होना ही होना चाहिए। कोई स्टूडेंट मेरे को इसका नाम बता सकता है कि क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। अब मैं ना थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ के हम लोग विटामिन ए विटामिन बी ये सब पे फोकस करेंगे। ऑलराइट,
प्लीज आप लोग स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें और देख के मेरे को बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। विटामिन ए मेरे को मिनिमम कितना खाना है, क्या कोई बता सकता है मेरे को? ये पिंक लाइन देख के 8 यूनिट। 8 यूनिट। गुड। और अगर मैं x यूनिट ऑफ फूड 1 कंज्यूम करता हूँ तो मेरे को विटामिन ए कितना यूनिट मिलेगा? 2 यूनिट। तो मेरे को मिल गया x यूनिट से, x यूनिट ऑफ फूड 1 से मेरे को कितना यूनिट मिल गया? 2x। ठीक है। और y यूनिट ऑफ फूड 2 से आप देखो कि एक तो विटामिन ए का टोटल रिक्वायरमेंट था 8 यूनिट का, ये रहा स्क्रीन पे है आपके, और फूड 2 के अंदर में मेरे को विटामिन कितना मिलेगा? 1 यूनिट। और मैं इसका कितना यूनिट ले रहा हूँ? y। तो y इंटू 1 कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो इट विल बी 2x प्लस y। और जैसा कि मेरे को विटामिन ए के बारे में बोला हुआ है कि एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए चाहिए, तो आप लोग मेरे को बताओ कि मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखूं कि लेस देन इक्वल टू 8 लिखूं? ग्रेटर देन इक्वल टू। आई बिलीव कि सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो एक तो ये बन गया। अब मैं ना थोड़ा सा 10 सेकंड आप लोग को अपॉर्चुनिटी देता हूँ, सब लोग पार्टिसिपेट करना, मतलब ऐसा नहीं कि बस मैं ही बोलता रहूं आप लोग सुनते रहो। एवरीबडी ट्राई, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन, मतलब फीलिंग आएगा आप लोग को। ठीक है। अब मेरे को बताओ, वापस से मैं मार्क करता हूँ थोड़ा सा, इस बार येलो लेके मार्क कर रहा हूँ, ये येलो यूज किया हुआ, ब्लू ले लेते हैं। ब्लू से देखो मैंने मार्क किया एक लाइन, इससे मेरे को बताओ कि विटामिन सी का रिक्वायरमेंट कितना है अपने को? x plus 2y 10 units plus 2y greater than 10. equal to 10. और फूड 1 में विटामिन सी का कितना यूनिट अवेलेबल है? देखो बेटा 1 यूनिट। तो हम लोग कितना फूड 1 ले रहे हैं? x यूनिट। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। ऑलराइट। उसके बाद में हम लोग, आप बताओ कि फूड बी के अंदर में हम लोग को विटामिन सी कितना यूनिट अवेलेबल है? 2। और इसको हम लोग कितना खा रहे हैं? 5 यूनिट। तो y यूनिट खाने के बाद में हम लोग को कितना मिल जाएगा? x प्लस 2y। और मिनिमम हम लोग को विटामिन सी कितना चाहिए ये बताओ फिर से मेरे को? 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कि लेस देन इक्वल टू? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके। अच्छा, ये सारा का सारा इनइक्वालिटी फॉर्मुलेट हो गया। अब मैं यहाँ पे 5 सेकंड रुक रहा हूँ। सारे स्टूडेंट लोग अभी तक का सवाल, अभी तक की इनइक्वालिटीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, कहीं अगर डाउट है तो पूछो। और सारे स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई लोग मतलब क्या है कि बातचीत नहीं कर रहे हैं कन्वर्सेशन में, आप लोग प्लीज खुद को म्यूट कर लें ताकि अदर पार्टिसिपेंट्स को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। ठीक है। जब आप बोल रहे हैं केवल तभी आप अपने आप को अनम्यूटेड रखें। हर्ष बेटा आपके उधर से शायद नॉइज आ रहा है। अच्छा, तो मैं एक बार और पूछना चाहता हूं कि क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। नो सर। नहीं सर। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, टाइम आ गया है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इन इनइक्वालिटीज को प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। आप लोग सब एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट हटा लेता हूँ, इससे थोड़ा एरिया क्लियर हो जाएगा। ये दोनों मिला के मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला सपोज करो कि इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला सपोज करो कि इक्वेशन नंबर। ओके, अब ध्यान से सुन। अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूँ तो 1 के लिए ना मेरे को कौन सा इक्वेशन प्लॉट करना होगा, आप लोग उस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है। हमको प्लॉट करना होगा x इक्वल टू 0 और हमको प्लॉट करना होगा y इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर सब लोग। हाँ सर। हाँ सर। फुल कन्वर्सेशन में आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करें, मैं एनकरेज करूंगा सबको। नेक्स्ट वाले में मेरे को प्लॉट करना चाहिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बोलो हाँ सर। हाँ सर। तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा x/4 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है। आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाले के लिए आई हैव टू प्लॉट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको भी मॉडिफाई अपन करेंगे तो इट विल बी x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। क्या ये सारे विद्यार्थियों को समझ में आया? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। वेरी गुड। अब मैं इसको ट्रेस करता हूँ आप लोगों के लिए। अब आप देखिए कि मैं ये बना लिया मैंने y एक्सिस, ये बना लिया मैंने x एक्सिस। अब मैं एक एक करके प्लॉटिंग शुरू करता हूँ। ये जो मैंने बनाया है ये खुद ही अपने आप में है y इक्वल टू 0। ये जो मैंने बनाया है ये खुद अपने आप में है x इक्वल टू 0। अब इनका थोड़ा सा ये तीर बना देते हैं। तीर बनाने के बाद अब हम लोग एक एक करके लाइंस को प्लॉट करेंगे। नाउ दिस इज x/4 प्लस y/8 इक्वल टू 1।
एक्स एक्सिस को ये कहीं ना कहीं सपोज करो कि 4,0 पे काटेगा और वाई एक्सिस को ये मोस्ट प्रोबेबली 0,8 पे काटेगा। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों से पास होता हुआ एक लाइन होगा, अब देखिए ऐसा कुछ लाइन होगा, ठीक है। मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा सही कर देता हूँ। आप लोग देखो, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है मैं इसका नाम पे लिख देता हूँ, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। प्लीज ध्यान से देखना, मैं जानबूझ के ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए, इसी के लिए मैं इस इक्वेशन को पूरा का पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया। एक बार रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। हाँ सर। अब अपने को प्लॉट करना है ये वाला, मैं इसको रेड से मार्क नहीं करता हूँ, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन से। ये देखो, ये ग्रीन बॉक्स में जो मैंने रखा है ये प्लॉट करना है अपने को। ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, कोई विद्यार्थी बताएगा मेरे को? 10 पे 10,0 वेरी गुड, वेरी गुड। और वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? 0,5 बहुत बढ़िया विद्यार्थी, बहुत बढ़िया, कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। ये होगा 10,0 और ये वाला हो जाएगा 0,5। ओके, अभी पता नहीं इस कलर को बोलते क्या है, लेकिन चलो मैं कलर चेंज ही कर लेता हूँ। लेट अस टेक सम लाइक ब्लू ले लेते हैं, एकदम क्लियर रहेगा। अच्छे से देखिएगा आप। हाँ बेटा। सर माइंड नहीं करेंगे तो थोड़ा जूम कर सकते हैं, आई में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है सर। यस, ये आई के स्ट्रेन वाले विषय पे भी मैं आज बात करूंगा। ये कंप्लेन एक्चुअली 10 से भी आया है, 11 से भी आया है और अब 12 से भी आ रहा है। देखो ऐसा कुछ बना देंगे इसको हम लोग, एक सेकंड रुकना आप लोग। हाँ बेटा, अभी क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट को वापस से थोड़ा सा ना ठीक कर लेता हूँ। अब समझो कि यहाँ पे नहीं है ये, हाँ ये पॉइंट मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। सोचो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अपने लिए 10,0, ओके, और ये वाला पॉइंट है अपने लिए 0,5। आई होप कि सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देता हूँ ताकि अपन इसका इक्वेशन लिख सकें। इसका इक्वेशन हो जाएगा अपने लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नाउ आई विल वेट फॉर से 5 seconds। ऑलराइट, एवरी स्टूडेंट जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि आपको ये सारी इनइक्वालिटीज का जो इक्वेशन है वो मैंने प्लॉट किया, क्या सारे विद्यार्थियों को ये क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, थैंक यू। मैं फिर भी 5 सेकंड वेट करता हूँ, किसी को अगर डाउट है तो नाउ इज द अपॉर्चुनिटी। बेटा आप खुद को अनम्यूट करें, पूछे अपना डाउट। आई थिंक कि डाउट नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके रीजन आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। इस पार्ट को प्लीज आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सब लोग यहाँ स्क्रीन पर देखो, x इक्वल टू 0 से रिलेटेड इनइक्वालिटी क्या था? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हो गया अपने लिए y एक्सिस, ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इक्वल टू 0। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इसके राइट साइड में x ग्रेटर देन 0 होगा कि लेफ्ट साइड में? राइट में। राइट वेरी गुड। इसके करिस्पॉन्डिंग जो रीजन होना चाहिए वो राइट साइड वाला होना चाहिए। ऑलराइट, आई थिंक ये समझ में आ गया। फिर y इक्वल टू 0 में बेटा देखो आप, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए अपने को, तो y इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। दिस लाइन इज x एक्सिस। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा बेटा? इसके ऊपर वाला कि इसके नीचे वाला? फटाफट सब लोग रिस्पॉन्ड करो। ऊपर वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ऊपर वाला, ये वाला। अब आप देखिए कि अगला आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है आपका ये वाला, x/4 प्लस y/8 इक्वल टू 1, या फिर आप समझिए कि 2x प्लस y इक्वल टू 8। दिस हैज बीन प्लॉटेड बाय द रेड लाइन। ऑलराइट, अब ये वाले लाइन के लिए सब लोग मेरे को जल्दी से बताओ, क्या मैं ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट ले पाऊंगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ओरिजिन इससे पास नहीं हो रहा। इसके करिस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी आप देखो ये वाला है, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसके अंदर में बेटा 0 को डाल दूं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये झूठ है कि सच है? फॉल्स है। फॉल्स है, झूठ है। अगर ये झूठ है तो ओरिजिन वाला रीजन आपका रीजन है कि ऑपोजिट वाला रीजन आपका रीजन? ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट वाला।
बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों, ऑपोजिट वाला मतलब ऊपर वाला। ऑलराइट, अब हम लोग फोकस करेंगे ये ग्रीन कलर के डब्बे पे। ग्रीन कलर के डब्बे में लिखा हुआ बेटा x/10 + y/5 = 1। इसके करेस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी था वो था ये वाला, x + 2y > 10। माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम 0,0 को इसके लिए भी टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं? हाँ सर। ओके, हाँ सर। और जब भी मैं इसको डाल दूं तो मेरे को मिलेगा 0 + 0 > 10। सच झूठ? झूठ। झूठ, झूठ, बिल्कुल झूठ। तो ये अगर झूठ बोल रहा है मतलब ओरिजिनल वाला रीजन मेरा रीजन है कि ऑपोजिट वाला रीजन मेरा रीजन ऑपोजिट वाला। अपोजिट वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विद्यार्थी। अब मैं जो अपना रिक्वायर्ड रीजन है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको तो एक अलग जगह ले चलते हैं ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा रहे सारा चीज। कॉपी, ये ऐसे ही हो जाएगा। चलो देखो ये आ गया। ओके, अब क्या सबको ये ग्राफ जो है बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है? रिस्पॉन्ड करो तो फटाफट। हाँ हाँ सर। सर। अब मैं रीजन को गुलाबी रंग से मार्क कर रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिएगा। ये देखिए, ये है अपना शेडेड रीजन। देखिए तो समझ में आया सबको? बाकी ये पूरा आ जाएगा। हाँ सर। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये जो गुलाबी रीजन आप देख रहे हैं बेटा, ये आप मेरे को बताओ कि ये बाउंडेड रीजन है कि अनबाउंडेड रीजन? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। अब मैं कुछ चीज बता रहा हूँ, देखो अब ये क्या है कि ये इतना एक्यूरेट तो है नहीं, तो इसीलिए मतलब बहुत ही परफेक्टली नहीं शेड हुआ है, ठीक है? लेकिन लेट मी हाईलाइट, ये वाई एक्सिस के राइट साइड में है, ठीक है? मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग बोल नहीं रहे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें आप लोग, ठीक है? ताकि दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो। अच्छा, मैं एक बार बोलना शुरू करता हूँ, देखिए ध्यान से। हम लोग को वाई एक्सिस के राइट वाला रीजन लेना है, रेड लाइन के ऊपर वाला रीजन लेना है, ब्लू लाइन के ऊपर वाला रीजन लेना है, और एक्स एक्सिस के भी ऊपर वाला रीजन लेना है। तो एक्स एक्सिस को तो मैंने काफी बारीकी से अच्छे से शेड किया है, वाई एक्सिस में मेरा पिंक थोड़ा बाहर चला गया, बट आप याद रखना कि फीजिबल रीजन आपका इस ब्लैक लाइन के उस साइड ही। ऑलराइट, बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ऑलराइट, ऑलराइट। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया बेटा कि ये जो रीजन आया है दिस इज अ काइंड ऑफ अनबाउंडेड रीजन। ऑलराइट, तो अनबाउंडेड रीजन है तो इससे क्या होगा उस पर हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अपने पुराने प्रोसेस के बारे में, पुराने प्रोसीजर के बारे में अगर बात करूं तो ये करने के बाद में नेक्स्ट ड्यूटी हम लोग का क्या होता था, हम लोग क्या करना होता था? हम लोग को शायद ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते थे। हाँ सर। पॉइंट्स को अपन क्या बोलते थे, मेरे को कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स। वेरी गुड बेटा, यू आर सो इंटेलिजेंट। ए बी सी कॉर्नर पॉइंट्स अपने को निकालना होता था। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आई बिलीव 0,8। बोलो हाँ सर। हाँ सर। का कोऑर्डिनेट नहीं पता, थोड़ा मेहनत करना होगा अपने को। सी का कोऑर्डिनेट 10,0। वेरी गुड। अच्छा, कोई विद्यार्थी बताएगा मेरे को कि बी पॉइंट फाइंड करने के लिए कौन से दो इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए अपने को? 2 और 3। 2x। वेरी गुड। 2x + y = 8 और हाँ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार क्या करें, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x + 2y = 20 हो जाएगा, ठीक है? और इन 4y होगा सर। हाँ 4y होगा। बिल्कुल बेटा, त्रुटि हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। आइए इसको ठीक कर लिया जाए। ये लीजिए। तो अब जब इसको मान लो कि मैं कुछ मार्क कर लेता हूँ, से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं और सब्ट्रैक्ट ऐसे करूं कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा तो 2x तो कट जाएगा। 4y - y कितना मिलेगा अपने को? आई बिलीव कि 3y मिलेगा। 3y। 20 - 8 कितना मिलेगा बेटा? 12 मिलेगा। तो y y इक्वल टू हो जाएगा 4x, राइट? और x इक्वल टू कितना हो जाएगा इससे? 2। सर 2। जब इक्वेशन नंबर 1 में बिठाओगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। इससे हमको पता चला एक बहुत ही बड़े रहस्य, क्या वो रहस्य ये है कि b का कोऑर्डिनेट होगा 2,4। 2,4। क्या ये मिस्ट्री सबके लिए क्लियर हुआ? बोलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ, विद्यार्थी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब हमारा काम है कि डब्बा बनाओ, जेड का वैल्यू ढूंढो, ठीक है? तो ए 0,8, बी 2,4 और सी 10,0। ऑलराइट, यहाँ पे अब हम लोग z इक्वल टू एक बार ऊपर देख लेते हैं कि z क्या था, 50x + 70। सर हाँ बेटा बताओ। सर आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? आइडेंटिफाई बेटा, कोई भी दो लाइन का जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो लाइंस आपका बाउंड्री लाइंस है,
उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो आपके लिए कॉर्नर पॉइंट होगा। अब इसमें देखो, मेरा एक बाउंड्री है वाई एक्सिस, ऑलराइट, एक बाउंड्री है ये रेड लाइन, हाँ तो सर। वाई एक्सिस और रेड लाइन का जो मीटिंग पॉइंट है वो एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। एक बाउंड्री है रेड लाइन, एक बाउंड्री है ब्लू लाइन, तो उसका मीटिंग पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हो गया। एक बाउंड्री है ब्लू लाइन, एक बाउंड्री है एक्स एक्सिस, उसका मीटिंग पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हो गया। इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा जो किसी दो बाउंड्री लाइन का मीटिंग पॉइंट हो, इसीलिए देयर इज नो मोर कॉर्नर पॉइंट। आया समझ? यस हाँ बेटा, सर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर, ओके, ऑलराइट। शेफाली, यू आर रेजिंग हैंड, पूछो। नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट। तो अच्छा, अब सब लोग मेरे से मतलब पार्टिसिपेट करो मेरे साथ। आप लोग अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताएं मेरे को कि A0,8 पे Z का वैल्यू क्या होगा। 560। 560. क्या बात बेटा, मजा आ गया। 560। B2,4 पे जल्दी से बताओ। 380. 380. 380। क्या बात, क्या बात। और C10,0 पे 500. 500। अब थोड़ा चलो पुराने समय का बात करते हैं। ढूंढ क्या रहे थे, मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। बेटा बेटा बेटा, क्या कर दिए? मैक्सिमम कहाँ से? मिनिमम। मिनिमम देखो यहाँ पे स्क्रीन पर, मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो अगर मिनिमाइज करना था तो इस टेबल में आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिला Z का? आई बिलीव कि 380 मिला। 380. ये है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ तक तो देखो मेथड में कहीं कोई चेंज नहीं आया, यहाँ तक एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली सेम एज बिफोर, ऑलराइट। अब हम लोग थोड़ा सा क्या है कि धीरे धीरे बदलाव करेंगे, थोड़ा बहुत और भी बात डिस्कस करेंगे। आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को सारा बात समझ में आ जाएगा। अगर सपोज कर, एकदम ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ, ठीक है। यही है वो रहस्य जिससे मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। अगर हम लोग का जो फीजिबल रीजन है वो अगर बाउंडेड रीजन होता तो इसका मतलब ये होता कि हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स ऐसा होता जिसको हम लोग सोल्यूशन मान पाते, और उन लिमिटेड पॉइंट्स, उन फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स के कलेक्शन के बीच में इट वाज अ फैक्ट कि आपका जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो कोई ना कोई 100% कॉर्नर पॉइंट पे ही लाई करेगा। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? सर रिपीट कीजिए ना एक बार। हाँ बिल्कुल 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 बताइएगा। बिल्कुल, एकदम ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान चीज मैं कह रहा हूँ कि यदि फीजिबल रीजन मेरा बाउंडेड होता तो नंबर ऑफ अवेलेबल सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उस फीजिबल रीजन के अंदर ही लाई करता, उसके बाहर तो नहीं हो सकता था। बोलो हाँ सर। हाँ सर। अब अगर फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो मैं कह रहा हूँ कि यार अपने सोल्यूशन पे तो कोई रोक टोक है ही नहीं। अपना सोल्यूशन x इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो सकता है, अपना सोल्यूशन y इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो सकता है, अपना सोल्यूशन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कभी भी रीजन आपका अनबाउंडेड हो तो उस टाइम पे कॉर्नर पॉइंट मेथड से जो आंसर मिलता है आप उस आंसर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आया? सिंस आपका फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो आपके पास में सोल्यूशन के नाम पे इनफाइनाइट पॉइंट्स अवेलेबल है, और वो फीजिबल रीजन बहुत बड़ा है और आप सारे पॉइंट्स को क्रॉस चेक तो कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए कॉर्नर पॉइंट मेथड से जो आंसर आया है उसको हम लोग अपना फाइनल आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ। यस सर। हाँ सर। Sir. ओके, मैं 5 सेकंड रुका हुआ हूं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है, बेटा नाउ इज द टाइम, यू शुड आस्क योर डाउट। आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकंड्स। मैं गिन रहा हूं मन में, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंस अनबाउंडेड रीजन, तो अनबाउंडेड रीजन होने के वजह से वी आर नॉट वेरी श्योर कि B2,4 ही हम लोग का आंसर हो, ठीक है। अब आंसर को फर्दर क्रॉस चेक करने के लिए क्या B2,4 हमारा आंसर है कि नहीं है, वी हैव टू डू वन एक्स्ट्रा स्टेप। व्हाट इज दैट स्टेप, उसको हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे को बताइए कि वी आर सॉल्विंग फॉर Z इक्वल टू मैक्सिमम या Z इक्वल टू मिनिमम? मिनिमम। इक्वल टू मिनिमम, ऑलराइट। तो अब हम लोग, मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, अब आप लोग कंफर्टेबली अपना वीडियो जो है वो ऑफ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब फोकस करो स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से सुनो। वी आर सॉल्विंग फॉर Z इक्वल टू मिनिमम, ऑलराइट। वी आर सॉल्विंग फॉर Z इक्वल टू मिनिमम। Z मेरा है 50x प्लस 70y, और कॉर्नर पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंगली आई गॉट माई मिनिमम वैल्यू एज 380। आई एम रिपीटिंग इट,
कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंगली, कॉर्नर पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंगली आई गॉट माई आंसर एज 380. सो व्हाट नाउ आई विल डू इज आई विल एज्यूम लेट if possible z is less than 380. भाई मेरे को डाउट है कि 380 ही मेरा आंसर है कि 380 ही मेरा आंसर नहीं है. तो अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि अगर संभव है कि z को 380 से भी छोटा मान लो एक बार के लिए. तो अगर मैं z को 380 से भी छोटा मान लेता हूं तो इससे एक इनइक्वालिटी जनरेट होगा. इनइक्वालिटी क्या जनरेट होगा, ध्यानपूर्वक स्क्रीन पर देखो आप लोग. इट विल बी 50x प्लस 70y लेस देन 380. क्या ये इनइक्वालिटी सबको क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. और इनइक्वालिटी किस लॉजिक से बनाया गया कि हम लोग z का मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे थे. हम लोग को पूरे प्रोसीजर से मिनिमम वैल्यू 380 मिला है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि 380 इज द मिनिमम वैल्यू. व्हाई? बिकॉज द रीजन वाज अनबाउंडेड. सो वी आर एज्यूमिंग कि लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो z का वैल्यू 380 से भी छोटा होने. ठीक है. और z का वैल्यू 380 से भी छोटा अगर मैंने किया तो आई नाउ गॉट वन इनइक्वालिटी. द इनइक्वालिटी इज 50x प्लस 70y लेस देन 380. इसको थोड़ा सा यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y लेस देन 380 और 38. हाँ अगर बताओ बेटा. ग्रेटर देन होता तब फिर मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता तो हम लोग ग्रेटर अगर लेते. मैक्सिमम अगर हम लोग मैक्सिमम ढूंढ रहे होते तो हम लोग ग्रेटर लेते. मैं उस बात को बताऊंगा एक बार मैं सोल्यूशन को पूरा पहले कंप्लीट कर देता हूँ. ठीक है, क्लियर है? यस बेटा. हाँ सर. ओके. तो हमको इनइक्वालिटी मिला 5x प्लस 7y लेस देन 38. ऑलराइट. अब ये जो है ये ऐसा कुछ हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 38 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 38 डिवाइडेड बाई 7 इज द लेस देन 1. ऐसा कुछ मिलेगा. 38 डिवाइडेड बाई 5 अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है कि 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. 40 से कम है 38 और 35 से ज्यादा है. और 38 डिवाइडेड बाई 7 अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? 5 से थोड़ा ज्यादा, 6 से थोड़ा कम, है ना. ये जो होगा ये 7 प्लस होगा और ये वाला जो होगा ये 5 प्लस होगा. ठीक है. तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग लोकेट करना चाहें अपने ग्राफ के अंदर तो आप देखो कि सिंस x के नीचे वाला चीज 7 से बड़ा है तो वो ये 4 और ये 10 दोनों के बीच में कहीं पे होगा. मैं कुछ नया कलर ले लेता हूँ इसके लिए. लेट अस टेक ग्रीन. ये वाला यहाँ कहीं पे लोकेटेड होगा. देखो तो सबको समझ में आ रहा है ये बात? हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. ओके. ऑलराइट. अब y के नीचे वाला क्वांटिटी क्या है? 5 प्लस, मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा. तो इसको भी यदि आप देखोगे तो देखो 5 यानी कि ये जो ब्लैक पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉटेड है उससे तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये जो 0,8 है अपना ऊपर वाला उससे नीचे होना चाहिए. मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा यहाँ पे. यार है समझ सबको? हाँ सर. हाँ, sir. अब मैं एक कौन सा पार्ट नहीं आया बेटा? लास्ट वाला. गुड गुड. आप देखिए कि इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए हमको ये इक्वेशन प्लॉट करना पड़ेगा पहले. ठीक है. इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए यू कैन सी कि x के नीचे जो नंबर है दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 7 और y के नीचे जो नंबर है दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 5. ओके. तो इसको अब मैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए जब मैंने इसको देखा तो आई गॉट अ आइडिया कि 4 से तो ये नंबर बड़ा है x के नीचे, क्योंकि कितना है 7 समथिंग है और 10 से वो छोटा है तो 4 और 10 के बीच में होगा. y एक्सिस पे वी हैव ऑलरेडी प्लॉटेड इन ब्लैक कलर दिस पॉइंट इज 0,5 and the upper point is 0,8 and now I have to plot 5 plus मतलब some number which is just greater than 5. तो I am thinking कि it is obvious कि वो इस दोनों के बीच में लाई करेगा. बोलो हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. मैं सारे स्टूडेंट से अभी ये पूछना चाहूंगा एक बार, बेटा सब लोग बताओ कि यहाँ तक जितना मैंने बोला सब क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ, sir. ओके. ऑलराइट. अब एकदम ध्यान से आप देखिए, मैं इन दोनों ग्रीन पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाना चाहता हूँ. ठीक है. ऐसा कुछ लाइन आएगा. मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूं. देखो तो ये दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर. देखो ऐसा ग्रीन Yes, लाइन sir. आएगा आपको. और ग्रीन लाइन यहाँ पे मेरे पास में फैसिलिटी नहीं है इसलिए मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप याद रखना कि ग्रीन लाइन जो है वो डॉटेड होना चाहिए. कैसा होना चाहिए बेटा? बताओ मेरे को. Dotted. Dotted line. कैन एनीवन एक्सप्लेन कि व्हाई दिस लाइन शुड बी डॉटेड लाइन?
Because we assume Z is नहीं है equal नहीं यहाँ है. पे इक्वल नहीं है, इसीलिए उसको डॉटेड होना चाहिए। समझ में आया सबको? हाँ अच्छा, अब एक बात और है कि कोई हाँ, मेरे से sir. क्वेश्चन कर सकता है कि सर बी से कैसे पास करेगा, आपको कैसे पता? तो उसमें मेरा आंसर होगा कि देखो बेटा 50x + 70y के अंदर में जब आप b पुट करेंगे तो उसी चीज का वैल्यू कितना होगा? 380। 50x + 70y में जब आप b = 2,4 पुट करोगे तो कितना आएगा आंसर? 380। बोलो हाँ सर। यस सर। हाँ सर. तो हाँ, sir. इसीलिए दैट लाइन विल पास थ्रू b, ऑलराइट, एंड द लाइन मस्ट बी अ डॉटेड लाइन। क्या ये सबको समझ में आया? स्टूडेंट्स हाँ, रिस्पॉन्ड sir. करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। वो B वाला सर पार्ट वापस नहीं समझ रिपीट कीजिए आया. नहीं। बी वाला पार्ट मैं एक बार और बता देता हूँ। बी वाला पार्ट एकदम ध्यान से सुनो, बहुत आसान है बी वाला पार्ट। बी का कोऑर्डिनेट्स आप लोग देखो कितना है, 2,4 है ना, और ये 2,4 जब आप पुट करोगे z के अंदर में तो आपको कितना मिलेगा? 280 मिलेगा, सॉरी 380 मिलेगा। स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ में आता प्लीज फटाफट रिस्पॉन्ड करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। हाँ सर. तो यदि b आप z में डालने पे आपको 380 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये ऑब्वियसली b 2,4 से क्या हो रहा होगा? पास हो रहा होगा। हाँ. ठीक है, हाँ सर. मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक अपन एक्सप्लेनेशन और ये भी दे सकते हैं कि 50x + 70y = 380, यानी कि 5x + 7y = 38 जो है, इसमें अगर आप b = 2,4 बिठाते हैं तो 5 × 2 कितना होगा? 10, और प्लस 7 × 4 कितना होगा? 28। तो 10 + 28 का वैल्यू कितना होगा? 38। तो सिंस 2,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये पक्का 2,4 यानी कि b से क्या करेगा? पास करेगा। क्या ये समझ में आया आपको अब? हाँ सर. ऑलराइट, तो अब मैं एक्सप्लेनेशन के सेकंड हाफ हाँ में सर. चलता हूं। ओके, एक बार मैं और पूछ लेता हूँ, सब लोग ईमानदारी से बताओ समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। हाँ सर. यस सर। हाँ सर। सर. थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो मैं इस इनइक्वालिटी को प्लॉट कर रहा था, z < 380। z < 380 प्लॉट करते समय आई गॉट दिस ग्रीन लाइन। मेरे पास में प्रॉपर टूल्स नहीं है इसलिए मैं ग्रीन को डॉटेड नहीं बना पा रहा हूँ, बट एग्जाम के अंदर में इसको डॉटेड होना चाहिए था। नाउ माय ड्यूटी इज कि ये तो मैंने इसके इक्वेशन को प्लॉट करा, मतलब नाउ व्हाट आई हैव प्लॉटेड इज 5x + 7y = 38। ओके, बट आई एक्चुअली हैड टू प्लॉट व्हाट? दिस इनइक्वालिटी। एंड इनइक्वालिटी मींस पिछले 3 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं कि रीजन। बोलो हाँ सर। हाँ सर. तो अब रीजन आइडेंटिफाई करने का टाइम आया है। अब सब लोग मेरे को बताओ कि फॉर ग्रीन लाइन कैन आई टेक ओरिजिन एज माय टेस्ट पॉइंट? हाँ या ना? यस सर. हाँ सर. यदि आप लोग ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी में डाल देते हो तो क्या मिलेगा? थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। 0 + 0 > 38। ट्रू फॉल्स? ट्रू। ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन लाइन के सपोर्टिंग, यानी कि इस इनइक्वालिटी के सपोर्टिंग जो रीजन होगा वो जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ होगा। ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट करने का ट्राई करता हूँ। देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया ग्रीन रीजन, ठीक है, ये ब्लू रीजन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. बस अब अपने सोल्यूशन के लास्ट पार्ट में पहुंच रहे हैं। अभी आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखो। ब्लू रीजन जो मैंने ट्रेस किया, ठीक है, इस ब्लू रीजन के अंदर में क्या है देखो, इसका एक्सप्लेनेशन समझने का ट्राई करना। कोई अगर हमसे पूछे कि क्या z का वैल्यू 380 से लेस हो सकता है, हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। फिर वो पूछेगा कि कहाँ हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि देखो ब्लू रीजन में हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग, मैं दोबारा कह रहा हूँ। कोई पूछेगा कि क्या z का वैल्यू 380 से कम हो सकता है, हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। वो पूछेगा कि कहाँ हो सकता है, कौन से पॉइंट्स पे हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि देखो वो जो ब्लू वाला रीजन है वहां पे हो सकता है। फिर लेकिन क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ब्लू वाले रीजन में एक भी फिजिबल रीजन का पॉइंट है? जिसका जवाब आप लोग दीजिए मुझे हाँ या ना। नहीं सर. ब्लू वाले रीजन में फिजिबल रीजन का तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z = 3, मतलब z < 380 जो है वो पॉसिबल तो है, लेकिन वो फिजिबल रीजन में नहीं पॉसिबल। वो कहाँ पॉसिबल है? फिजिबल रीजन के बाहर पॉसिबल है। क्या ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर. बी फीजिबल उसमें नहीं आएगा क्या? हाँ वही। हाँ, बी एक पॉइंट है। बी मतलब क्या है कि बी में थोड़ा सा बी में रिस्क है कि बी जो है बी फिजिबल में आएगा, लेकिन हम लोग बी के अलावा ढूंढ रहे हैं। बी तो ऑलरेडी हम लोग को टेबल में मिल ही गया था कि बी में z का वैल्यू 380 हो रहा है।
हम लोग को तो ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे z का वैल्यू 380 से भी कमती हो रहा हो, तो b पे तो एग्जैक्टली 380 हो रहा है ना। हाँ हाँ। ऑल राइट, और किसी को डाउट है विद्यार्थियों, बताओ मेरे को। नहीं, ओके, तो सब लोग एक बार फटाफट मेरे को हाँ बोल दो अगर सबको क्लियर हुआ तो। हाँ सर। हाँ सर। अब बस अपन हाँ, डाउट है किसी को? सर बी इसलिए नहीं है क्योंकि वो 380 से लेस है। बी पे 380 हो रहा है और इनइक्वालिटी जो है वो 380 से लेस है। यस, यू आर करेक्ट। ओके ओके, अब हम लोग बस लास्ट पार्ट में जाएंगे। वी विल सर्चिंग अ पॉइंट जहां पे z का वैल्यू 380 से कम हो जाए। वी आर सर्चिंग अ पॉइंट जहां पे z का वैल्यू 380 से कम हो जाए। ठीक है, हमको मिला ऐसा पॉइंट। कहाँ मिला? ब्लू रीजन में मिला। क्या ब्लू रीजन का कोई भी पॉइंट फीजिबल रीजन में है? आंसर इसके नो, ब्लू रीजन का कोई भी पॉइंट फीजिबल रीजन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीजिबल रीजन के अंदर में जो मिनिमम वैल्यू आ सकता है वो तो 380 ही होगा। 380 से नीचे z का वैल्यू हो सकता है, 380 से कम z का वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो सारा का सारा पॉइंट्स जहां पे z का वैल्यू 380 से कम होगा, दैट इज आउटसाइड द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन के अंदर में देयर इज नो सच पॉइंट जहां पे z का वैल्यू 380 से कम होगा। Therefore, we have to conclude that inside my feasible region, B2,4 is the point where the minimum value of z will occur, and the minimum value of z is 380. This was the explanation of this whole thing. क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करिए। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा पूरा पूरा। पूरा सर। ओके, मैं 5 सेकंड रुकता हूँ, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछो, खुद को अनम्यूट करो, पूछो। सर हाँ बेटा। सर हमने यहाँ पे z लेस देन 380 लिया क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइज लिखा हुआ है इसलिए क्या? यस यस यस, अगर मैक्सिमाइज होता तो हम लोग z ग्रेटर देन जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता लेते। ठीक है सर। ओके हाँ। अच्छा, मैं एक बार और 10 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग में से किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ यश बताओ। सर अगर वो फिजिबल रीजन में आ जाता बी का मतलब कोई पॉइंट, तब क्या लिखता? हाँ, वैसा एक एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे बेटा, जस्ट इसके बाद में मैं वैसा एक एग्जांपल लूंगा। ऑलराइट, ठीक है सर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं लिखना आपको बेटा, मैं इसका पूरा सोल्यूशन अभी आप लोगों को रीड करवाऊंगा एनसीईआरटी से, टेंशन मत लो, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है अपने को। ओके कंगन, डू यू हैव एनी मोर डाउट? नहीं सर। ओके ऑलराइट, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग का फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन द रीजन सपोर्टिंग z लेस देन 380 एंड द फीजिबल रीजन, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 380 इटसेल्फ इनसाइड द फीजिबल रीजन। ओके, अब मैं एक बार आप लोग को इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी से पढ़वा देता हूँ, देखो क्या लिखा हो। ये सारा का सारा नौटंकी वही सेम टू सेम है, ठीक है? अब ये देखो, ये ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आता, सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? दिखाई दे रहा है? एक बार कंफर्म करो सब लोग। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हो। इन द टेबल वी फाइंड दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z is 380 at point 2,4. Can we say that minimum value of z is 380? Remember that the feasible region is unbounded. Okay. Therefore, we have to draw the graph of inequality 5x plus 7y less than 38. इसका explanation वही है कि since the region is unbounded, we are not very sure कि z का minimum value 380 ही होगा। अगर ये region bounded होता तो we would be very sure कि 380 ही आंसर है और फिर कुछ आगे नहीं होता। लेकिन since the region is unbounded, so we have a doubt कि z का वैल्यू हो सकता है कि 380 से भी कम हो। और उस डाउट को क्लियर करने के लिए what we did is कि we assumed z less than 380। वहां से हम लोग को ये इनइक्वालिटी मिला। अगर ये सवाल मैक्सिमम का होता तो हम लोग टेबल के अंदर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता, z का वैल्यू उससे भी ग्रेटर मान के चलते और मान के एक इनइक्वालिटी फॉर्म करते और बाकी एक्सप्लेनेशन एज इट इज होता, जैसा हम लोग आगे किए कि z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू का एक पहले आप लोग डॉटेड लाइन से ग्राफ बनाइए, फिर उसका रीजन प्लॉट कीजिए, फिर आप देखिए कि इस डॉटेड लाइन को सपोर्ट करने वाला रीजन और फीजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इनके बीच में, इट मींस कि कॉर्नर पॉइंट मेथड से जो भी आंसर आया था दैट इज योर फाइनल आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले बार दिया, एक बार मैं और फटाफट दे देता हूं। हम देखो कि यहाँ पे हम लोग जो माने कि z लेस देन 380 होगा, तो ऐसा हो तो सकता है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कहाँ। तो आंसर इसकी इस डॉटेड लाइन के नीचे, और डॉटेड लाइन के नीचे जितना भी पॉइंट है
उनमें से कोई भी फीजिबल रीजन का पॉइंट नहीं है। इट मीन्स कि z का वैल्यू 380 से अगर कम होना है तो वो फीजिबल रीजन के बाहर होगा, फीजिबल रीजन के अंदर तो z का वैल्यू 380 से कम नहीं हो सकता। तो इसीलिए फीजिबल रीजन के अंदर जो z का मिनिमम वैल्यू है दैट इज 380। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, और यहाँ पे भी वही बात लिखा हो, देखो, टू चेक वेदर द रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन हैज एनी कॉमन विद द फीजिबल रीजन from figure 12.7 we see that there is no point in common, thus the minimum value of z is 380 attained at the point 2,4. Hence the optimal mixing strategy of the dietitian would be to mix 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2, and with this strategy the minimum cost of the mixture will be 380. क्या ये एक्सप्लेनेशन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? फटाफट एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सर ऑल राइट, अब मैं एक ऐसा लेता हूँ जिसमें पूरा सिनेरियो ऐसा होगा लेकिन उसमें फिजिबल रीजन के साथ में कॉमन पॉइंट हो, ओके, और उससे आप लोगों को पूरा क्लियर जाएगा। हाँ बता। सर आपने जो सॉल्व किया वो सोल्यूशन आप एक पेज में कर लीजिए ना, मतलब मैं कर देता हूँ। पहले ये दूसरा क्वेश्चन बेटा आप देख लो, कंपेयर हम लोग कर लें और फिर मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आप लोग को दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ बताओ बेटा। सर एक तो फिजिबल रीजन हुआ, तो उसका जो दूसरा रीजन उसको क्या बोलेंगे? दूसरा रीजन को फिजिबल रीजन नहीं बोलेंगे, दूसरा रीजन को बोलेंगे टेस्टिंग इनइक्वालिटी रीजन, लेकिन उसका कोई वैसा नाम वाम नहीं। वो जो नया इनइक्वालिटी हम लोग लास्ट में फ्रेम करेंगे ना, वो उस इनइक्वालिटी से रिलेटेड रीजन होता है, उसका कोई वैसे स्टैंडर्ड नाम नहीं, ठीक है? यस सर। यस, ओके। अब सब लोग ये एग्जांपल 4 आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज फटाफट इसको अच्छे से पढ़ो। मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो। इसमें कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ। पढ़ना हो गया विद्यार्थियों? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, आओ एकदम फुल एनर्जी के साथ में इसको फोकस करें हम लोग। देखो, हम लोग को क्लियरली बोला हुआ कि डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू -50x + 20y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो, इन सारे से रिलेटेड आप आराम से इक्वेशन फॉर्म करोगे, फिर आप लाइन वाइन प्लॉट करोगे। तो ऐसा है कि ये जो ग्राफ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर में देखो मैं लिख रहा हूँ, ये रीजन नंबर 1, ये रीजन नंबर 2। when you plot all these inequalities, these all right, at that time you will get your region as region 1 plus region 2, दोनों मिला के आपका रीजन आएगा। क्या ये बात क्लियर हो रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। हाँ सर। अब जो ये रीजन 1 और 2 आएगा बेटा, आप लोग बताओ मेरे को कि ये अनबाउंडेड रीजन है कि बाउंडेड रीजन है? बाउंडेड। तो अनबाउंडेड होने की वजह से क्या हम अपने कॉर्नर पॉइंट मेथड से आए हुए आंसर पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं सर। ओके, ऑल राइट, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, होल्ड करो थोड़ा सा। विभा, आपका कोई डाउट है? बताओ बेटा, क्या डाउट है? विभा फटाफट। सर ये आप एक बार फिर से बोल सकते हो क्या वापस? हाँ, मैं एक बार और बोल देता हूँ, तब तक विभा एक बार आप अपना डाउट बता दो बेटा, क्या डाउट है आपको? ओके, शायद गलती से उनका हैंड रेज हो गया था। ठीक है, यश बेटा आपका डाउट था कि पूरा एक बार और बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनइक्वालिटीज क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, इसको जब हम एक एक करके इक्वेशन बना के बेटा प्लॉट करेंगे और सबका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट रीजन 1 एंड रीजन 2। ये दोनों मिला के जो रीजन होगा ना, मैं एक बार शेड करता हूँ सिर्फ पिंक कलर से, ये जो पूरा रीजन होगा ना, ये वाला, ये पूरा रीजन आपका फीजिबल रीजन होगा, ये कह रहा हूँ। यश, आया समझ? सर इसमें 2 अलग रीजन क्यों है? अभी कुछ अलग नहीं है बेटा, वो बाद में होता है अलग जो होता है। आप तो अभी सोचो कि ये पूरा पिंक रीजन एक सिंगल रीजन है। जब आप ये सारा इनइक्वालिटी प्लॉट करेंगे, पूरा पिंक प्लॉट करने पे पूरा पिंक मिलेगा, ऐसा सोचो, गुलाबी से गुलाबी मिला। ओके, ठीक है, वो 1 2 जो है वो बाद में होता है, पहले पूरा गुलाबी का गुलाबी है। मतलब ये जो जितना पिंक में मैंने इनइक्वालिटी मार्क की है, व्हेन आई विल प्लॉट ऑल दोज इनइक्वालिटीज, तो उस टाइम पे मेरे को जो पूरा पिंक रीजन मैंने मार्क किया वो पूरा रीजन मिलेगा मेरे को। क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। यस सर। ओके, ऑल राइट। अब आप लोग रिस्पॉन्ड करिए जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात को, कि ये जो रीजन मिलेगा मेरे को गुलाबी रंग का,
पूरा का पूरा प्लॉट करने के बाद जो पूरा रीजन आएगा, ये रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? अनबाउंडेड है सर। बाउंडेड। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर में जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। मैं ग्रीन कलर से गोला कर रहा हूँ, देखो ये 1 2 3 और 4, और इन 4 कॉर्नर पॉइंट पे देखो 4 वैल्यू भी निकाला, ठीक है, और रीजन अनबाउंडेड है। तो इसीलिए इस 4 कॉर्नर पॉइंट पे जो जो वैल्यूज आया है, मैं उन आंसर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं उन आंसर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। देखो मैं ब्लू कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। यस सर। मैं कह रहा हूं कि सिंस रीजन अनबाउंडेड था इसीलिए मैं इस आंसर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। दूसरा बात कि हम लोग मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहे थे कि मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे थे? मिनिमम। तो अब मैं दोबारा क्या करूंगा कि सिंस मेरा रीजन अनबाउंडेड आया तो मैं कॉर्नर पॉइंट मेथड से आए हुए आंसर पे फेथ नहीं दिखा सकता। मेरे को डाउट है कि आंसर राइट भी हो सकता है या आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। तो अब उस चीज को चेक करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने पे जैसे पिछले सवाल में किया था, यहाँ पे भी वी विल अज्यूम कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, ये वाला, इसको मैं मान लूंगा -300 से भी छोटा। ओके, तो आप देखो यहाँ पे माना हुआ, क्या ये सबको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने अभी एनसर्कल करा? हाँ सर। हाँ सर। फिर इससे रिलेटेड आप ऑब्जर्व कीजिए इनइक्वालिटी क्या आएगा, -5x + 2y < -30। ऑल राइट। हाँ सर। अब जब इसको आप लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करिएगा ना, तो देखिए ये जो डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, ये डॉटेड लाइन निकल के आएगा। क्या सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। अच्छा, अब मेरे को सब लोग बताओ कि डॉटेड लाइन के लिए कैन आई टेक ओरिजिन एज माय टेस्ट पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। यदि बच्चों हम लोग इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा? 0 + 0 < -30। सच की झूठ? सच। सच। सच की झूठ? झूठ। झूठ। सच। झूठ। झूठ। रात झूठ है। का थोड़ा ज्यादा झूठ। फेंकेंगे नहीं हम लोग पकड़ के रखेंगे, एकदम सही सही जवाब देंगे। बोलो सच की झूठ? सर झूठ। झूठ है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तो झूठ है यदि, तो फिर जो ओरिजिन के तरफ वाला एरिया है वो एरिया मेरे काम का एरिया नहीं है। बोलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मेरे काम का एरिया बेटा अब कौन सा है? ओरिजिन के उल्टा वाला। तो यदि अब मैं डॉटेड लाइन के इस इनइक्वालिटी के करेस्पॉन्डिंग रीजन मार्क करूं, तो जरा मैं कलर बदल लेता हूं, ग्रीन ले लेता हूं। देखो ये रीजन होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसीलिए ना यहाँ पे अब 2 रीजन बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पे दिखाया है कि एक डार्क ब्लू एक लाइट ब्लू। ऑलराइट, तो अब क्या हुआ कि अब मैंने कॉर्नर पॉइंट मेथड से पूरा सॉल्व किया। कॉर्नर पॉइंट मेथड से I got the minimum value of z as -300. Okay, but since the region was unbounded, मेरे को इस आंसर पे फेथ बिल्कुल नहीं था। मेरे को लगा कि नहीं, ये तो झूठा भी हो सकता है। अब इसके सच्चाई को पता करने के लिए I framed one inequality. Since I was solving for minimum, so I took a new inequality as z less than -300. मतलब मैंने z के वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से भी छोटा माना, और फिर मैंने देखा कि अब इसके सपोर्ट में कौन सा रीजन होता है। तो इसके सपोर्ट में मेरे को दिखा ये वाला रीजन। अब क्या है कि इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि z < 300 के सपोर्ट में अगर ग्रीन वाला रीजन है, तो इसका मतलब है कि ग्रीन रीजन के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे z का वैल्यू -300 से भी छोटा हो सकता है। और उस ग्रीन रीजन में आई कैन सी कि कुछ पॉइंट तो फीजिबल रीजन के भी पॉइंट है। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि फीजिबल रीजन के अंदर भी एक आध ऐसा पॉइंट है जहां पे z का वैल्यू -300 से भी छोटा हो सकता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या हाँ। विद्यार्थियों सब लोग रिस्पॉन्ड करो। मैं देख रहा हूँ कि बस कुछ लोग हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ सर। ऑलराइट, मजा आ गया एकदम। चलो बताओ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे देखो कंक्लूजन हम क्या देंगे। कंक्लूजन बेटा हम यहाँ से ये देंगे कि सिंस फीजिबल रीजन के अंदर भी ऐसा कुछ पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो पॉइंट पे z का वैल्यू -300 से छोटा हो सकता है, देयरफॉर मैं फीजिबल रीजन में ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि -300 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ओके, सो मैं बोलूंगा कि इस सिचुएशन में, इस कंस्ट्रेंट्स के अंदर z का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि -300 से वो छोटा हो सकता है, ये तो पता चल गया। और कहाँ हो सकता है? तो फीजिबल रीजन के बहुत सारे ऐसा पॉइंट है जहां पे वो -300 से छोटा हो सकता है।
अब मैं सारे पॉइंट पे तो एक एक करके चेक नहीं कर सकता हूँ किस पे कितना आ रहा है, इसीलिए मेरा फाइनल आंसर ये होगा कि भैया यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ढूंढ पाना पॉसिबल ही नहीं। क्या ये एक्सप्लेनेशन सारे विद्यार्थियों को क्लियर